जाए खबरों की तरफ नाज़रीन। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर उस पर खासा मायूस हुआ। वर्कर ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया। मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक सवाल पूछा था और तकरीबन 100% लोगों ने एक ही जवाब दिया। सबका ये कहना है कि मौजूदा लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा जी ये परेशान है, मजबूरियां हैं, बहुत सख्तियां देखी हैं और एक फस्तायत भी है, ये फैसला करने पे वो मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने सख्त अल्फाज बोले मौजूदा क़यादत के बारे में, लेकिन सब लोगों का एक बात मानना था। सब ये कह रहे थे कि इमरान खान होता तो अपना जलसा कभी भी मनसूख ना करता। बलूचिस्तान में एक दफ़ा इमरान खान साहब का जलसा था, उन्हें आखिरी वक्त तक रोकते रहे। बारिश भी हो गई थी, हालात बहुत ख़राब थे, आखिरी वक्त तक दहशतगर्दी का नाम ले लेकर उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। और कासिम सूरी साहब उस जलसे की मैनेजमेंट कर रहे थे। इमरान खान साहब गए और उन्होंने जाके क्वेटा में जलसा किया। आखिरी वक्त तक उन्हें मना कर रहे थे, तो सिक्योरिटी के नाम पे भी उनको नहीं रोका जा सका। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इमरान खान साहब के लिए, जब वो स्टेप ले ले तो वापस पीछे जाना, खासतौर पर जहाँ पे पब्लिक को बुलाया हुआ हो। लिहाजा इमरान खान साहब कभी भी जलसा अपना मुअख्खर ना करते, ये लोगों की राय है और मैंने आप तक पहुंचा दी जिम्मेदारी के साथ। बैरिस्टर सैफ, ये है जी तर्जुमान कह लें या मुशीर कह लें इतलात के, या वज़ीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने बड़ा क्लियरली एक बात की है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कल पीटीआई का जलसा मुअत्तल करना जुल्म और जबर और गैर आईनी है। जलसे से मुताल्लिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई की अवामी ताकत ने जाली फार्म 47 की हुकूमत और ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। पीटीआई के जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मार्च हुआ तो वजीर आला केपी उसकी क़यादत करेंगे। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, एक मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स मेरे तक किसी और सोर्स से पहुंचे और मुझे ये पता चला कि अली अमीन गंडापुर को लेकर वफाकी हुकूमत वाकई में परेशान है। यानी उन्हें यह लगता है कि इससे पहले जब भी कभी खैबर पख्तूनख्वा से मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा है तो जो मेन मार्च होता था उसको एक दफ़ा परवेज़ खटक साहब लीड कर रहे थे, एक मरतबा इमरान खान साहब और उसके अंदर जो है महमूद खान और परवेज़ खटक, ये सारे लोग मौजूद थे। और दूसरा एक मार्च का हिस्सा जो चलता है डीआई खान से और वो सी पैक वाले रूट से होता हुआ अटक की तरफ से यहाँ से दाखिल होता है, तो उसके रास्ते में ज़्यादा रुकावटें डालने के बावजूद अली अमीन गंडापुर को आज तक ठीक ठाक रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद रोका नहीं जा सका। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने एक दिन ये कहा भी था कि मुझे जिधर इमरान खान बुलाता है मेरी ब्रेकें आके गाड़ी की वहीं पे लगती हैं, उससे पहले मैं कहीं रुकता नहीं हूँ। और हमने देखा बहुत सारे इल्ज़ामात भी अली अमीन गंडापुर पे इस सवाल से लगे कि उन्होंने पंजाब पुलिस के साथ लड़ाई की, ये भी लगे कि उन्होंने पंजाब पुलिस का असला छीना या उनकी चीज़ें छीन ली, उनके ऊपर मुकदमात भी हुए। एक तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने गाड़ियाँ छीन ली। तो बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर हर दफ़ा पहुँच जाते हैं और मेन जुलूस से पहले ही पहुँच जाते हैं, हालांकि उनका फासला भी बहुत ज़्यादा है, पेशावर से डिस्टेंस जो है वो कम होता है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये खबर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के हवाले से है, शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से है और महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जो भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा है उसको ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया है, एक्स के ऊपर उन्होंने लिख कर बताया है। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी झूठ नहीं बोलती। एक्चुअली शीरी मज़ारी साहबा ने एक इंटरव्यू दिया था साकिब बशीर साहब को और वो इंटरव्यू उसका कुछ हिस्सा मैंने भी देखा है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं शीरी मज़ारी झूठ नहीं बोलती, मुझे यकीन है कि ये हकीकत है और मैं खुद उनसे ये रूदात सुन चुका हूं। बड़े अफसोस और बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने ये किया। वो कौन है? क्या वो हैं जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, या वो हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, या वो हैं जिन्होंने कहा कि हम आइन में अपना रोल पहचानते हैं, या वो हैं जिन्होंने आइन पढ़ा नहीं? यानी ये इशारा कहां कर रहे हैं आपको आइडिया है। या वो हैं जिन्होंने जिन्ना साहब को कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी, या वो है जिन्होंने जिन्ना साहब की कोयटा गैरिजन की तकरीर नहीं सुनी, क्योंकि वहां पे बड़ा क्लियरली जो है वो रोल के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था। फिर उन्होंने कहा मैं किसकी मजम्मत करूं, इदारा तो मेरा अपना है और मेरे वतन का मुहाफिज है, मगर क़यादत गुमराही की तरफ गामजन है। गुमराही 3 इकसाम की होती है। नंबर 1, रास्ता जानबूझकर गलत पकड़ा जाए। नंबर 2, रास्ता भूल गए और गुम हो गया। नंबर 3, अब परेशानी है कि अना बीच में रुकावट है कि वापस कैसे जाएं, जो कर दिया उससे पीछे कैसे हटें।
ये आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है। आगे वो फरमाते हैं कि अब भी वक्त है, तबाकुन जिद और नफरत छोड़े, अमन और इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूं कि बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बहुत बड़ी पेशकश की है, और जिनको पेशकश की है बड़ा वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने एक इदारे की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा जी उसकी क़यादत जो है वहाँ पे जो उन्होंने प्रॉब्लम है उसकी भी निशानदेही की। फिर उन्होंने कहा जी कि कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की तरफ से मैं गारंटी लेता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो खदशात हैं कि वो बदला लेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे, वो बदला नहीं लेंगे, दरगुजर करेंगे और मामले का हल निकल आएगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक्चुअली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा था, और उसमें शफीक अहमद एडवोकेट साहब ने जो ट्वीट किया था वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी फौज और ISI के लिए इंतहाई काबिल शर्म है कि एक मजबूर बेटी को दबाकर और ब्लैकमेल करके मां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और माफ़ी दी गई, और मजीद काबिल शर्म बात है कि माफ़ी वाली ऑप्शन सिर्फ अशराफिया को दी गई और हज़ारों कारकुन आज के दिन तक कैद और अब भी रोज़ाना उठाए जा रहे हैं। अच्छा, एक रिजवान साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बड़ा फाइन आदमी है, मैं इसको रिजवान को जानता हूँ, बहुत पुराना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर है। यानी ये बड़े बड़े जो सियासतदान आपको आज दिखाई देते हैं ना, ये पार्टी में कहीं नज़र भी नहीं आते थे, ये पार्टी का शायद हिस्सा भी नहीं होते थे। आजकल ये बेनिफिशरी हैं, बहुत सारे, कोई MNAs बन गए, कोई MPs बन गए। लेकिन ये जो रिजवान साहब हैं ये बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली इन्हें भी जो है वो ये लापता हो गए हैं, और इनकी फैमिली का और बाकी जो कारकुन है उनका ये मौक़िफ़ है कि इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया है, और ये मामला भी अब अदालत में जाएगा। अदालत में इन चीज़ों की लंबी लंबी डेट्स आती हैं। लास्ट वाक़या जो वापस एक शख्स रिकवर हुआ वो अहमद फरहाद था, जो एक बड़े मकबूल शायर है पाकिस्तान में। उनको इस वाक़े के बाद और बहुत मकबूलियत मिली है, लोगों से बड़ा प्यार मिला है। तो मामला ये है कि रिजवान के लिए क्या सारे आवाज़ उठा रहे हैं? ये जितने लोग टेलीविज़न पे इंट्रोड्यूस हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनमें से बेशतर लोगों की कोऑर्डिनेशन रिजवान साहब ने की हुई है, और वो मजबूर करते थे या रिक्वेस्ट करते थे टॉक शोज में कि जी हमारे इस नए मेहमान को ले लें, इनको टीवी के ऊपर इंट्रोड्यूस करें, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये जो है वो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस तरह की बातें ये करते थे। तो आज उनके लिए मैं देख रहा हूं कि कोई ज्यादा जोरदार आवाज नहीं उठाई जा रही। नाज़रीन, एक मुहिम चलाई गई है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, यानी 6 जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो खत लिखा था और बताया था कि हमारे ऊपर दबाव है रियासती इदारों की जानिब से, और उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें गाइडेंस जारी करे। उस पर एक केस चल रहा है, वो अब लंबी लंबी डेटें हैं वहां पे। लेकिन उन 6 में से 4 जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंसेस वगैरह चले गए हैं, और तमाम जजेस की किरदारकुशी की जा रही है, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ लगातार बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। मैं क्योंकि उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना नहीं चाहता, खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं कि एक्चुअली खबर में क्या है। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उस पर हंगामी इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तलब कर दिया है, और बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 जुलाई को हंगामी इजलास तलब किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करते हैं। वो एक काबिल और मेहनती जज है। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का बतौर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल शानदार पेशावराना कैरियर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। अब इसके ऊपर भी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, जैसी उनकी तस्हीक की जा रही है, यानी साबित करना चाहते हैं। यानी कोई आदमी अगर फर्ज करे सरकारी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और अगर कहीं रियासत उससे नाराज हो गई है या हुकूमत उससे नाराज हो गई है, तो वो सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वहां पे उस बंदे का रिकॉर्ड भी गायब हो सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि जनाब ये तो यहां से पढ़ा ही नहीं है। तो बहुत अजीब अजीब चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं। एहतशाम कियानी साहब लिखते हैं कि बहुत अहम खबर है, जर्नलिस्ट हैं वो दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इस्लामाबाद के 3 हलकों के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन पर अहम समाअत होगी। ये वो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के जहां से धांधली पकड़े जाने का आगाज होगा, और ये मामला अब कौन सुन रहा है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं, जिनके ऊपर एक खौफनाक और घटिया मुहिम चलाई जा रही है उनकी तौहीन करने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि समाअत होगी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और कमरा अदालत में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट रूम में एंट्री के लिए महदूद अफराद को खसूसी पासेज जारी किए जाएंगे। तो ये मामला मंतकी अंजाम तक अगर पहुंच गया ना, तो इस्लामाबाद की नशिस्तों के बाद पूरे पाकिस्तान की नशिस्तों के ऊपर काम शुरू हो जाएगा।
बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर कोई हर्डल क्रिएट ना करे। और जो असल तरीकाकार है, यानी अगर आपने बनाना है एक कानून नया और आप बनाना चाह रहे हैं, आपने बना दिया है कि रिटायर्ड जज केसेस सुन सकते हैं, तो वो अगले इलेक्शन के लिए रख दें। आप जो पिछला इलेक्शन हुआ उस वक्त जो कानून था उसके मुताबिक जजेस को सुनने दें, ट्रिब्यूनल्स को उसके मुताबिक सुनने दें। एक्चुअली तो ये होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर ये फैसला देना चाहिए। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और दावा किया और उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी मदद हासिल थी। अब ये उनका दावा है, देखें, और दावा उनका सामने आ रहा है 1 साल और 2 महीने के बाद, यानी 1 साल और 2 महीने के बाद राणा सनाउल्लाह साहब को पता चला, उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी मदद हासिल थी और हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी मदद हासिल थी। जो कुछ भी किया इसके लिए इन्हें बैरूनी फंडिंग हासिल थी। दुश्मन ममालिक तहरीक इंसाफ के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। अगर काबीना ने फैसला कर लिया तो पीटीआई को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। राणा सनाउल्लाह का कहना था कि बानी पीटीआई को अदालत ने इजाजत नहीं दी कि जेल में सियासी कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स करें। इमरान खान को यह इजाजत नहीं कि वो जेल में रहकर ऐसी मनसूबाबंदी करे कि बाहर अफरा तफरी हो। नवाज शरीफ पर माजी में पाबंदी लगाई गई थी कि वो जेल में किसी से ना मिल सकें। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से अगर पाबंदी लगी थी वो मुशर्रफ दौर में लगी होगी, डिक्टेटर के दौर के अंदर तो ये पाबंदी लग सकती है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर मैं खुद इस बात का गवाह हूं और बहुत सारे सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं। इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ ने जब सहाफ़ियों से मिलना होता था ना, तो बहुत बड़े पैमाने पर एक दर्जन, डेढ़ दर्जन सहाफ़ियों को बुलाया जाता था। मियाँ साहब सेंटर में बैठ जाते थे, एक लाइन इधर लगती थी, एक लाइन इधर लगती थी। सहाफ़ियों के साथ मियाँ साहब बाकायदा घंटों गुफ्तगू करते थे। और उसके अलावा जो अपने रिश्तेदार हैं मियाँ साहब के, वो तो बगैर पूछे रोजाना वहीं मौजूद रहते थे। सारे खाने उनके घर से आते थे और उनको वीवीआईपी किस्म का उनको स्वीट मिला हुआ था जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज थी। तो इमरान खान के साथ तो मुकाबला किए नहीं। जहां मुशर्रफ के दौर में हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी हो, लेकिन इमरान खान के दौर पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकातें की हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो मुलाकातों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो नवाज शरीफ साहब ने लगाया था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं जाके कर लें, लेकिन रिकॉर्ड निकालें और बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब ने तारीखी नौयत की सबसे ज्यादा मुलाकातें जेल में रहते हुए की हैं या नहीं की। इसका जवाब आप दे दें। एक और चीज है जी कि अंधाधुंध इश्तिहारात दे रही है पंजाब हुकूमत। किसानों की कमर तोड़ दी, मजदूरों की कमर तोड़ दी, गरीब आदमी को पीस के रख दिया, तनख्वाहदार तबके को धमकियां लगाई कि टैक्स तो देना पड़ेगा, आम आदमी को निचोड़ के रख दिया, सरकारी अफसरान जो है वो अपना बजट से घर नहीं चला पा रहे। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज्यादा वो इश्तिहारात भी दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में अगर कोई हुकूमत सबसे ज्यादा इश्तिहार देने का मुकाबला है तो वो पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ हो सकता है या वफाकी हुकूमत के साथ हो सकता है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन धड़ाधड़ इश्तिहार दे रहे हैं ताकि मीडिया उनके खिलाफ कवरेजेस ना करे, और मीडिया का ऐसे ही मुंह बंद होता है। यही मुंह इमरान खान साहब भी बंद कर सकते थे चंद अरब रुपए खर्च के, लेकिन उन्होंने अवाम का पैसा मीडिया के ऊपर उस वक्त खर्च नहीं किया और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी रियलिटी बन के सामने आ गया। अब ये जो है पैसा खर्च करे, कभी ये फनकारों को पैसा देते हैं, कभी ये टिकटॉकरों को पैसा देते हैं, कभी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं, और वो पोल खोलना शुरू हो गए। वो बता रहे हैं कि डबल पैसा वापस ले लो, हमने नहीं आपकी तारीफ करनी, लोग हमें गालियां देते हैं क्योंकि आपके किए हुए गुनाह इतने बड़े बड़े हैं कि आपको जहां पे अच्छा बताने की कोशिश की जाए वो गुनाह हमारे गले पड़ जाते हैं और लोग हमारे पीछे आ जाते हैं। लिहाजा ये अब आप देखें कि मोहम्मद उमैर साहब ने खबर दी है कि जब इतने बड़े इश्तिहारात मिलेंगे तो कौन सा मीडिया बताएगा, और रोजाना इश्तिहार मिलेंगे। पंजाब के अस्पतालों की हालत जो है वो बदतरीन है, किसान जो है वो तबाह हो गया है, और वजीर आला हाउस का माहाना खर्चा 31 करोड़ हो चुका है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारी मद में खर्च हो रहे हैं, तशहीर के ऊपर खर्च हो रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ असल तस्वीर दिखाता है और इसीलिए उनको कहा जाता है डिजिटल दहशतगर्द। तो ये जनाब सूरत हाल है। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में आपको बताता हूँ। ये आपको मिलेंगे ना तो आपको कहेंगे जी हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते, हम तो मुल्क के इतने वफादार हैं कि हम तो इस मुल्क से तनख्वाह भी नहीं लेना चाहते, और इमरान खान की पार्टी के एमएनएस तो तनख्वाह भी लेते हैं। ये आपको कहेंगे कि आसिफा जरदारी जो है वो तो तनख्वाह भी नहीं ले रही। ये आपसे कहेंगे कि हम तो जनाब तनख्वाह नहीं ले रहे, आसिफ अली जरदारी भी, आसिफा जरदारी भी तनख्वाह नहीं ले रही, लेकिन ये कौम के ऊपर कितना बड़ा बोझ है ये लोग, ये अब मैं आपको बताने लगा हूं। अपनी तनख्वाह छोड़ के जो इनके अल्लल्ले तलल्ले हैं और जो पैसा ये खर्च रहे हैं और कौम का पैसा जो इनके ऊपर लग रहा है, ये जरा आप देखिए। आसिफ अली जरदारी साहब की गाड़ियों के काफिले के लिए, ये आमिर सईद अब्बासी साहब ने भी इसको ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने किया, और ये डॉक्यूमेंट है सामने मेरे। ये डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है कि
आसिफ अली जरदारी साहब की गाड़ियों के काफिले के लिए मुख्तस बजट में 400 गुना इजाफा कर दिया गया, 400%, यानी उसको 4 गुना कर दिया है, जितना बजट था उससे 4 गुना कर दिया है। सदर आरिफ अलवी की गाड़ियों पर सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च होते थे, वो भी बहुत ज्यादा पैसा था। एक साल में 9 करोड़ रुपया सदर आरिफ अलवी की गाड़ियों पे खर्च होता था एक साल में। वो आर्मड गाड़ियां होती हैं और उनके फ्यूल भी ज्यादा होते हैं, उनके टायर चेंज करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी मेंटेनेंस भी महंगी होती है, लेकिन 9 करोड़ रुपया खर्च होता था आरिफ अलवी साहब के टाइम पे, जो बहुत ज्यादा था मेरी नजर में पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। जबकि आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों पर 44 करोड़ रुपया खर्च होगा। एक तरफ 9 करोड़ रुपया, एक तरफ 44 करोड़ रुपया, यह जरदारी साहब ने किया, पैसा बढ़ाया है। और यानी माशी चैलेंजेस से मुल्क इस वक्त नबर्द आजमा है और तनख्वाह ना लेने का उन्होंने ऐलान किया, और ये जनाब आपको लगभग आपको 35 करोड़ रुपया इजाफी सालाना ये पड़ गया। इसके बाद दूसरी खबर देखें, ऐवान सदर का जो गार्डन है, जो बाग है, उसकी देखभाल का बजट भी 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपया कर दिया गया है, वो भी डबल हो गया है। और उसके लिए 85 मुलाजमीन ड्यूटी देंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो मैदान है बाहर, जो पार्क बना हुआ है, जरा वो अच्छा रहे, तो उसके लिए 85 अफराद ड्यूटी देंगे। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या F9 पार्क के अंदर इतना बंदोबस्त किया जाता है? क्या इतना बजट, इतने पैसे किसी सरकारी पार्क के ऊपर भी लगते हैं जितने जनाब उन्होंने एक छोटे से ऐवान सदर के अंदर का जो एक पार्क है वहां पे इतना पैसा लगा दिया है? तो बजट 3 करोड़ से बढ़ाकर उसको 6 करोड़ कर दिया गया। पौधे इनको सरकारी नर्सरियों से मिलते हैं, हमें तो खरीदने पड़ते हैं ना। और 85 मुलाजमीन वहां पे ड्यूटी करेंगे, ये जनाब इनके हालात हैं। और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।